मैं भूखा महसूस करते हुए उठा, जैसे मैं एक गर्म नरम बन पकड़ रहा था। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा हाथ ऐसी चीज पर था जिस पर उसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक लड़की का चेस्ट। मैंने चारों तरफ देखा और जो मैं देख रहा था उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मैं एक बहुत बड़े स्ट्रॉ हट में एक जंगली जंगल के बीच में लेटा हुआ था और मेरे चारों ओर जमीन पर सोती हुई मेरी नर्सिंग कॉलेज क्लास की लड़कियां थीं, लगभग 35, लगभग कुछ भी नहीं पहने हुए, बस पतला कपड़ा। मैं उनके चेहरे पहचानता था। आर्ट रिप, मेरी डेस्कमेट, नींद में लार टपकाते हुए, वे सब यहां थीं। ये अब निश्चित रूप से मेरा डॉर्म रूम नहीं था। मेरी बाहों में लड़की ली मीटिंग जाग गई। उसने मुझे देखा, फिर नीचे देखा, मेरे हाथ को अपने चेस्ट पर देखा और इतनी जोर से चिल्लाई कि पेड़ों से पक्षी उड़ गए। उसने मुझे धक्का दिया और सिकुड़ गई, शर्म से लाल हो गई। उसकी चीख ने बाकी सभी को जगा दिया। एक एक करके लड़कियां उठने लगी, कंफ्यूज। फिर उन्हें एहसास हुआ कि वे कहां थीं और उनके पास सच में कोई कपड़े नहीं थे। और फिर उन्होंने मुझे देखा, एकमात्र लड़का जो उनके बीच में खड़ा था। चीख पुकार अविश्वसनीय थी। कुछ लड़कियां खुद को ढक रही थीं, कुछ घास पकड़कर छिप रही थीं और कुछ बस मुझे अपनी उंगलियों के बीच से घूर रही थीं। मैंने सीधा खड़ा होने की कोशिश की और शांत दिखने की कोशिश की, जैसे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। अंदर से मैं पूरी तरह घबरा रहा था। तभी आसमान से एक ठंडी रोबोटिक आवाज आई। उसने कहा कि हम अब एक चीज का हिस्सा हैं जिसे प्रिमिटिव सर्वाइवल गेम कहा जाता है। हमें क्लास के हिसाब से ग्रुप किया गया है और एक वाइल्ड कॉन्टिनेंट पर एक ट्राइब बनाने के लिए गिराया गया है। हर ट्राइब में 30 से 50 लोग हो सकते हैं। हम में से हर कोई एक स्पेशल प्रोफेशन जगा सकता है, बेसिक, एडवांस्ड, स्पेशल या यूनिक। एक चीफ लॉटरी से चुना जाएगा जो ट्राइब को लीड करेगा और एक महीने में एक घातक विंटर स्टॉर्म आने वाला था। इस अनाउंसमेंट के बाद लड़कियां आश्चर्यजनक रूप से जल्दी शांत हो गईं। पैनिक करने के बजाय वे एक्साइटेड हो गई। मैजिक पावर्स और कौन चीफ बनेगा इस बारे में बात करने लगी, जैसे यह कोई एडवेंचर नॉवेल हो। फिर उन्हें याद आया कि मैं अभी भी वहां खड़ा था और शर्माने के बजाय वे मुझे देखने लगी, फुसफुसाते हुए मेरे एब्स, मेरी हाइट के बारे में, ऐसे बोलते हुए जैसे मैंने कभी नोटिस नहीं किया था कि वह इतना गुड लुकिंग है। मैं सुन सकता था कि कोई सच में गटक रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथों का क्या करूं। चेहरा ढकूं तो बाकी सब एक्सपोज हो जाएगा, नीचे ढकूं वह और भी अजीब होगा। मैं बस खड़ा रहा, अपनी डिग्निटी बनाए रखने की कोशिश करते हुए। लेकिन सच में मैं खुद को 35 जिज्ञासु बिल्लियों के बीच एक डरा हुआ खरगोश जैसा महसूस कर रहा था। जैसे ही मैंने सोचा कि मैं और नहीं झेल पाऊंगा, गेम ने मुझे बचा लिया। एक चमकती हुई रेनबो ऑनर्ब सभी के सामने प्रकट हुई। हमारे दिमाग में एक मैसेज पॉप हुआ। ट्राइब सिस्टम हमें स्कैन कर रहा था, रोल्स असाइन कर रहा था और एक लीडर चुनने वाला था। चमकती ऑनर्ब ने सभी को स्कैन करना शुरू किया और प्रोफेशन असाइन करने लगी। रोशनी की बीम्स एक एक करके लड़कियों के माथे में गई। वे सभी चिल्लाने लगी कि उन्हें क्या मिला। ज्यादातर को बेसिक जॉब्स मिले, गैदरर्स, फार्मर्स, माइनर्स, कारपेंटर्स। बिल्कुल वो हीरोइक रोल्स नहीं थे जिनका उन्होंने सपना देखा था, लेकिन कुछ को लक मिला। एक लड़की ब्लैकस्मिथ बनी, दूसरी आर्चर और एक शांत लड़की को हीलर मिला। तुरंत सभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती थी। फिर लाइमेटिंग पर्पल चमकी, उसे एक स्पेशल क्लास मिली, गुरमित शेफ। उसकी कुकिंग सच में लोगों के स्टैट्स बढ़ा सकती थी। वह बहुत बड़ा था, लेकिन असली शोस्टॉपर हमारी क्लास मॉनिटर वेन शुए थी। एक सिल्वर व्हाइट बीम उससे निकली। वह रानी की तरह आगे चली, पूरी तरह नग्न, लेकिन फिर भी किसी तरह डिग्निफाइड दिख रही थी। उसने घोषणा की कि वह एक बुक क्राफ्टर है, एक स्पेशल प्रोफेशन जो स्किल्स रिकॉर्ड कर सकता है और मॉन्स्टर वीकनेस एनालाइज कर सकता है। फिर उसने लगभग खुद को ट्राइब लीडर के लिए सबसे सही विकल्प घोषित कर दिया। किसी ने बहस नहीं की। वह क्लास मॉनिटर थी, उसके पास स्पेशल प्रोफेशन था और सच में उसमें बॉस वाली एनर्जी थी। उसने लीडरशिप लेने के लिए क्रिस्टल ऑनर्ब की ओर हाथ बढ़ाया और तभी सिस्टम अनाउंसमेंट आया। ट्राइब नंबर 99 का लीडर में था, जून लिटियन। किसी ने हंसी। विन शुयू का हाथ बीच में ही रुक गया। उसका चेहरा लगभग 5 रंगों में बदल गया। मैं उसकी प्रतिक्रिया भी ठीक से नोटिस नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपने स्टेट्स पैनल को देख रहा था। मेरा प्रोफेशन स्पेशल फोगर था। पूरे गेम में 10 यूनिक हिडन प्रोफेशन में से एक। मैं इंडिपेंडेंट स्पेसेस बना सकता था। मेरा टैलेंट एस रैंक था, रिप्लिकेशन एस्केंशन, जिससे मैं किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकता था और उसे अपग्रेड करने का चांस भी था। सुनने में अमेजिंग है ना। फिर मैंने नीचे लाल टेक्स्ट देखा, रिमेनिंग लाइफ स्पैन 2 साल 6 महीने और 14 दिन। मैं 19 साल का था। सिस्टम मुझे बता रहा था कि मैं 22 साल का होने से पहले मर जाऊंगा और हर बार जब मैं अपना टैलेंट यूज करता वह मेरी लाइफ स्पैन और कम कर देता। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मैं इसे दिखा नहीं सकता था। मैं अब चीफ था, 35 महिलाओं की ट्राइब में एकमात्र आदमी। अगर उन्हें पता चल गया कि उनका लीडर बेसिकली एक डेथ टाइमर पर है तो सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए मैंने अपना डर निगल लिया और शांत चेहरा बना लिया। वेन शुयू मेरे पास आई, हाथ बांधकर, बिना कपड़ों के भी गर्व के साथ खड़ी। उसने मुझसे मांग की कि मैं बताऊं कि मुझे कौन सा प्रोफेशन मिला है जो उससे भी ज्यादा रैंक करता है। मैं बस मुस्कुराया और कहा गुड फॉर्च्यून। उसने इसके बारे में सोचा, समझा कि मेरे पास शायद कोई लक बेस्ड क्लास है और पीछे हट गई। खुश नहीं थी इसके बारे में, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया। ट्राइबल कोर फिर मेरे माथे में उड़कर चला गया। अचानक मैं सब कुछ महसूस कर सकता था। हट, फेंस, हर घास का ब्लेड 50 मीटर के अंदर,
ऐसा लग रहा था जैसे पूरा एरिया मेरे शरीर का हिस्सा हो। लड़कियां सवालों के साथ मुझे घेरने लगी। मैंने ट्राइब का चैट चैनल खोला और सभी को वर्ल्ड चैनल दिखाने दिया। इससे वे जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो गए। वे दूसरे ट्राइब्स के मैसेज पढ़ने लगी। लोग वुल्फ डेंस में लैंड हो रहे थे। किसी को क्लीनर प्रोफेशन मिला था। उन गरीब लोगों की तुलना में हम काफी ठीक थे। फिर लाइव मीटिंग ने मेरी इंटरफेस पर कुछ फ्लैश करते देखा। एक गोल्डन ट्रेजर चेस्ट आइकन जिस पर न्यूबी गिफ्ट पैक लिखा था। लड़कियां पागल हो गई। सभी को कपड़े, हथियार, दवा चाहिए थी। मैंने साइलेंस के लिए हाथ उठाया और वे सब चुप हो गए, मुझे भूखी बिल्ली के बच्चों की तरह घूरते हुए। मैंने आइकन पर फोकस किया और ओपन दबाया। हवा हिल गई और एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का चेस्ट घास पर धड़ाम से गिरा। मैं पुराने लकड़ी के चेस्ट के सामने खड़ा हुआ और उस पर हाथ रखा। मेरा सिस्टम पैनल पॉपअप हुआ, पूछ रहा था कि क्या मैं अपनी रेप्लिकेशन एसेंशियल टैलेंट यूज करना चाहता हूँ। कॉस्ट मेरी लाइफ स्पैन के 10 दिन। जब तुम्हारे पास सिर्फ 2.5 साल बचे हों तो यह कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे पता था कि मैं सेफ खेलने का खर्च नहीं उठा सकता था। ये मेरा स्टार्टिंग कैपिटल था और ऐसे वर्ल्ड में जरूर आगे लाइफ बढ़ाने के तरीके होंगे, इसलिए मैंने कर दिया। मैंने मन में फुसफुसाया, रिप्लिकेट, कोई फ्लैशी इफेक्ट नहीं, बस ऐसा लगा जैसे मुझसे कुछ खींच लिया गया। फिर मेरी पर्सनल स्पेस के अंदर एक नया चेस्ट प्रकट हुआ। वो पुराना टूटा लकड़ी वाला नहीं, बल्कि एक रिफाइंड स्टोन ट्रेजर चेस्ट था। एस्केंशन इफेक्ट ट्रिगर हो गया था। और भी अच्छा, ये सीधे मेरी प्राइवेट स्टोरेज में चला गया जहां कोई देख नहीं सकता था। लेकिन लड़कियां मेरे पीछे बेचैन हो रही थी, मुझे जल्दी करने के लिए कह रही थी। मैंने ओरिजिनल लकड़ी का चेस्ट खोला। कोई गोल्डन ग्लो नहीं, बस साधारण सामान का ढेर। 5 स्टोन एक्सेस, 5 स्टोन पिक्स, 10 बोतल पानी और कुछ रफ लिनन क्लोथ्स। लड़कियां प्रभावित नहीं थी। कुछ ने मुझे शक भरी नजर से देखा, जैसे मेरा लक प्रोफेशन मजाक हो। फिर वेन शुयू आगे आई और सबको वर्ल्ड चैनल चेक करने को कहा। हर ट्राइब को वही बिगिनर पैक मिला था, कुछ को तो और भी खराब। लड़कियों ने तुरंत अपना एटीट्यूड बदल दिया और फिर से मुझसे माफी मांगने और तारीफ करने लगी। मैं चुप रहा। किसी को नहीं पता था कि अपग्रेडेड चेस्ट मेरी छुपी हुई स्पेस में बैठा था। फिर कपड़ों की समस्या आई। 30 कपड़े, 36 लोग, और उन्हें कपड़े कहना भी जनरस था। वे बस सैक्स थे जिनमें नेक होल्स थे, कोई पैंट नहीं। लेकिन लड़कियों ने इसे अच्छे से हैंडल किया, कोई झगड़ा नहीं हुआ। मजबूत वालों ने अपना हिस्सा कमजोरों को दे दिया। वे बदलने के लिए मुड़ी और जब वापस मुड़ी तो आउटफिट्स मुश्किल से उनकी जांघों तक पहुंच रहे थे। हर छोटा मूवमेंट रिस्की बना हुआ था और फिर भी कोई पैंट नहीं। मैं हट्स के सामने एक बड़े पत्थर पर खड़ा हुआ और अपने सामने लाइन में खड़ी 35 लड़कियों को देखा। अब सीरियस होने का समय था। मैंने पैनल पर काउंटडाउन की ओर इशारा किया। 29 दिन बाद विंटर स्टॉर्म आएगा। अभी गर्मी है, लेकिन जल्द ही तापमान -20 तक गिर सकता है। हमारे पास कोई खाना नहीं, कोई साफ पानी नहीं, कोई दवा नहीं, और हमारे कपड़े लगभग रैग्स थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए। नर्सिंग स्टूडेंट्स होने के नाते वे किसी से बेहतर समझती थीं कि यहाँ बीमार पड़ने का मतलब क्या होगा। मैंने 3 उंगलियां उठाई और अपने नियम बताए। 1, कोई फ्रीलोडर्स नहीं, तुम काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। 2, मेरे ऑर्डर्स पूरी तरह मानो, हिचकिचाहट किसी को मार सकती है। 3, कोई इनफाइटिंग नहीं, जो भी दूसरों को परेशान करेगा या राजनीति खेलेगा उसे वुल्फ्स के पास बाहर फेंक दिया जाएगा। मुझे विरोध की उम्मीद थी। इसके बजाय लड़कियां फुसफुसाने लगीं कि मैं ऑर्डर्स देते हुए कितना कूल लग रहा था। उनमें से एक ने सच में कहा कि मेरे पास बिना पैंट के भी पावरफुल लीडर एनर्जी थी। मैं लगभग टूट गया। क्या वे सच में अभी इसी पर फोकस कर रही थी? मैंने खास कर उन्हें सीरियस रहने को कहा। फ्रंट रो में एक लड़की ने आंसुओं के साथ मुझे मुस्कुराकर देखा और कहा कि वे मूर्ख नहीं थी। उन्हें पता था लोग मर सकते हैं। ये मजाक बस उनका तरीका था टूटने से बचने का। वह बात मुझे लग गई। वे सब 20 साल से कम उम्र की थी, डरी हुई थी, और मैं उनका एकमात्र सहारा था। यहाँ तक कि टीजिंग भी ट्रस्ट था। मैंने अपना टोन नरम किया और वादा किया कि मैं किसी को भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब तक वे सुनेंगी हम सब बचेंगे। फिर मैंने ट्राइब पैनल देखा। हमारा शेल्टर लेवल 1 था, बस एक टूटा हुआ स्ट्रो हट। अपग्रेड करने के लिए 1000 यूनिट लकड़ी, 500 पत्थर, 500 स्ट्रो चाहिए थे। अभी बहुत लंबा रास्ता था। मैंने सभी को टीम्स में बांट दिया। वेनशोयू एक ग्रुप को लकड़ी और स्ट्रॉ इकट्ठा करने के लिए लीड करेगी। अपनी बुक क्राफ्टर स्किल का यूज करके पौधों को कैटलॉग करेगी, खासकर जो खाने योग्य या जहरीले हो। ली मीटिंग दूसरी टीम को पत्थर इकट्ठा करने और छोटे खाने योग्य जीवों को चेक करने के लिए लीड करेगी अपनी शेफ इंस्टिंक्ट्स के साथ। किसी को भी कैंप से 200 मीटर से ज्यादा दूर जाने की अनुमति नहीं थी। फिर मैंने 2 लड़कियों को अपने साथ जंगल में आने के लिए चुना, सन बियाओ टेलर और जांग वेनजिंग हीलर। हमें पानी ढूंढना था और खाने के लिए शिकार करना था, लेकिन सच में मुझे एक शांत जगह भी चाहिए थी जहां मैं सबसे दूर रहकर अपनी पर्सनल स्पेस में पड़े उस अपग्रेडेड स्टोन चेस्ट को सीक्रेटली खोल सकूं। जांग वेनजिंग जंगली जानवरों से डरी हुई थी। मैंने बस एक स्टोन एक्स उठाया और कहा आई एम हियर। फिर मैं सबसे पहले जंगल में चला गया। हमारे पीछे मुझे बाकी लड़कियों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी कि मैंने सिर्फ 2 लड़कियों को अकेले जंगल में क्यों लिया। कुछ के पास बहुत क्रिएटिव थ्योरीज थी। मैंने उन्हें अनसुना करने का नाटक किया। कैंप छोड़ने के बाद कहीं दूर एक विशाल छिपकली ने पूरी एक ट्राइब को खत्म कर दिया और हमारी तरफ आने लगी।
लगी। मुझे तब तक यह नहीं पता था। जंगल में मैंने दोनों लड़कियों को आगे चलने दिया। मैंने उन्हें बताया कि यह टैक्टिकल कारणों से है ताकि मैं पीछे से गार्ड कर सकूं। यह काफी हद तक सच था। जब वे रास्ता साफ कर रही थी, मैंने अपनी पर्सनल स्पेस में चुपके से अपग्रेडेड स्टोन चेस्ट खोल दिया। अंदर 10 डाउन जैकेट्स, 10 मोटे ब्लैंकेट्स, 10 फायर स्टार्टर्स और एक चमकता हुआ लाल फल जिसे वर्मिलियन फ्रूट कहा जाता है। जैकेट्स और ब्लैंकेट्स अकेले ही विंटर स्टॉर्म में जान बचा सकते थे, लेकिन असली खजाना वह फल था। उसे खाने से मेरा शरीर मजबूत हो सकता था और शायद लंबी लाइफ स्पेन भी मिल सकती थी। मैंने रेप्लिकेशन कॉस्ट चेक किया। रेगुलर सप्लाई कॉपी करने में 1 दिन, लेकिन उस फल को कॉपी करने में 30 दिन। 2.5 साल की लाइफ स्पेन के साथ ये बहुत बड़ा रिस्क था। मैं हिचकिचाया। तभी लड़कियां चिल्लाईं। उन्होंने एक स्ट्रीम ढूंढ ली थी, साफ पानी, घुटनों तक गहरा, जिसमें मोटी मछलियां तैर रही थी। ये कैंप से सिर्फ 2 मील दूर था। परफेक्ट। सनबियाओ उसे पीने के लिए दौड़ी। मैंने उसे तुरंत रोक दिया। वाइल्ड वाटर में पैरासाइट्स और बैक्टीरिया होते हैं। बिना एंटीबायोटिक्स के यहाँ एक स्टमक बग भी मार सकता है। वे पीली पड़ गईं। नर्सिंग स्टूडेंट्स होने के नाते वे जानती थीं कि मैं सही था। मैंने ट्राइब स्टोरेज से खाली बोतलें निकाली और उन्हें भरने को कहा। हम पानी कैंप वापस जाकर उबालेंगे। मेरे पास फायर स्टार्टर्स मेरे सीक्रेट स्टैश में थे, लेकिन मैं अब भी उन्हें रिवील नहीं करने वाला था। चीफ के तौर पर मुझे स्पीड कंट्रोल करनी थी। हर रिसोर्स को कीमती बनाना था। फिर हमें मछलियां दिखी। लड़कियों को लगा कि बिना टूल्स के हम पकड़ नहीं सकते। मैं मुस्कुराया और पानी के पास झुक गया। मेरी स्पेशल फॉरेजर प्रोफेशन मुझे अपने आसपास आधा मीटर तक की स्पेस को महसूस करने और हल्का कंट्रोल करने देती थी। मैंने हाथ पानी के नीचे स्थिर रखा, एक मछली के पास आने का इंतजार किया, फिर एक पल के लिए अपनी उंगली के आसपास की स्पेस को फ्रीज कर दिया। मछली एक इनविजिबल वॉल से टकराई और स्टिफ हो गई। मैंने उसे पकड़ लिया। लड़कियां पागल हो गईं। सनबिया ने उत्साह में मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे झटक दिया और कहा, यह सिर्फ लक था। मैंने कुल 5 मछलियां पकड़ी। फिर सबके सामने मैंने हाथ घुमाया और सारी मछलियां और पानी की बोतलें अपनी स्पेशल इन्वेंटरी में स्टोर कर दी। उनके जबड़े गिर गए। जब मैंने मछलियां और पानी ट्राइब वेयर हाउस में स्टोर किया तो सबके लिए अनाउंसमेंट्स पॉपअप हुए। कैंप में लड़कियां खुशी से पागल हो गईं। मोरल तुरंत बढ़ गया। यही खाने की ताकत होती है। ये लोगों को साथ रखती है और ओनेडर बनाए रखती है। मैंने नदी के पास एक पत्थर पर तीर बनाकर रास्ता मार्क किया, फिर नदी पार करने का आइडिया छोड़ दिया। उत्तर की तरफ जंगल गलत लग रहा था, बहुत शांत। मेरी स्पेशल सेंस बता रही थी कि वहाँ कुछ खतरनाक है, इसलिए हम स्ट्रीम को उत्तर पूर्व की तरफ फॉलो करने लगे। जितना अंदर गए सब और जंगली होता गया। फर्न्स हमारी कमर तक थे। पेड़ों की जड़ें जमीन पर सांपों की तरह मुड़ रही थीं। तभी मैंने कीचड़ में बड़े निशान देखे। पंजों के निशान 5 सेंटीमीटर गहरे और क्लॉ मार्क्स के साथ एक भालू। उनके पास ही खुरों के निशान थे जो चक्की के पत्थर जितने बड़े थे। जंगली मवेशी। कीचड़ अब भी गीला था। भालू झुंड का पीछा कर रहा था। 2 घंटे से कम समय पहले हम उससे कुछ भी लड़ नहीं सकते थे, इसलिए हम साइड से निकल गए। तभी सनबियो ने एक विशाल बीहिव देखा जो पेड़ पर लटका था, 2 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा। उसकी आंखें चमक उठी। जंगली शहद। वो उसे लेना चाहती थी। मैंने तुरंत उस आइडिया को बंद कर दिया। वे हॉर्नेट थे। एक डंक तुम्हें बेहोश कर सकता था, 3 मार सकते थे, और इससे भी बुरा। मेरी सेंसेस बता रही थी कि हाइव के अंदर कुछ बहुत शक्तिशाली है, किसी नॉर्मल इंसेक्ट से कहीं ज्यादा। मैंने दोनों लड़कियों को हाथ से पकड़कर कई 100 मीटर पीछे खींच लिया जब तक खतरे की फीलिंग खत्म नहीं हो गई। सनबियाओ ने मुंह फुला लिया और उन्हें धुआं देकर निकालने का सुझाव दिया। मैंने कहा, टीवी से सीखी हुई हर बात भूल जाओ। इस दुनिया में अगर एक ही बार में खत्म नहीं कर सकते तो मत छुओ। तुम्हारे पास सिर्फ एक लाइफ है। फिर हमें लक मिला। सनबियाओ ने बनाना ग्रोव देख लिया। पत्ते बड़े, मोटे और चमकीले हरे थे, बिल्कुल परफेक्ट थे, जिन्हें बेलों से बांधकर साधारण स्कर्ट बनाई जा सके। जंग वेनजिंग बहुत खुश हो गई। अब आधे कपड़ों में घूमना नहीं पड़ेगा। मैंने उनके आउटफिट्स को देखा या उनकी कमी को और सिर हिलाया। अप्रूव्ड। सच में व्यू अच्छा था, लेकिन मेरी पेशेंस की भी लिमिट थी। बनाना ग्रोव में हमने बड़े बड़े पत्ते काटे, हर 1-2 मीटर से भी ज्यादा लंबा, कपड़े बनाने के लिए परफेक्ट। लड़कियों ने खरगोश पाए और जंगली मुर्गियां भी इधर उधर दौड़ रही थी। यह जगह एक गोल्ड माइन थी। फिर सनबियाओ ने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की। उसने मुझसे कहा कि मैं उसका शरीर नापूं, क्योंकि हमारे पास कोई रूलर नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना सिर झुका लिया, कुछ रोमांटिक का इंतजार करते हुए। मैंने उसके माथे पर चटका मारा। मैंने उसे कहा कि इस बकवास को बंद करे। वह ट्राइब की इकलौती सीमस्ट्रेस थी। उसकी वैल्यू उसके स्किल्स में थी, उसके लुक्स में नहीं। वह मुझे एक पल तक घूरती रही, फिर मेरे पैर को पकड़ लिया और घोषणा की कि वह हमेशा मेरा पीछा करेगी। मैंने फिर उसके माथे पर चटका मारा और उसे वापस काम पर भेज दिया। जैसे ही वे पत्ते काटने में व्यस्त हुई, मैं अकेले जंगल के अंदर और गहराई में घुस गया। मेरा असली लक्ष्य वर्मिलियन फ्रूट था। मैं पहले से योजना बना रहा था कि अपने लाइफ स्पैन के 30 दिन खर्च करूं उस एक की कॉपी करने में जो मेरे पास पहले से था। लेकिन फिर मुझे कुछ सूंघा। मैंने कुछ झाड़ियों को धक्का दिया और एक छोटा पेड़ पाया जिस पर 5 पक्के वर्मिलियन फ्रूट बस लटके हुए थे। मुझे कुछ भी कॉपी करने की जरूरत नहीं थी। मेरे पास 5 मुफ्त में थे। मैं बैठ गया और 3 खा लिए, एक के बाद एक। दर्द बेरहम था, जैसे मेरी हड्डियां टूट रही थीं और फिर से बन रही थीं। हर सेल आग में था। काला गंदा पदार्थ मेरी त्वचा से बाहर निकल रहा था, जैसे अशुद्धियां मेरे शरीर को छोड़ रही थी। तीसरे फ्रूट के बाद मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने टियर 1 में ब्रेक थ्रू किया। सब कुछ बदल गया। मैं दूर से हवा की आवाज़ सुन सकता था, 100 मीटर दूर पत्तों के पैटर्न देख सकता था। मेरा शरीर पावर से फटने जैसा लग रहा था। सबसे अच्छा, मेरा लाइफ स्पैन 2.5 साल से बढ़कर 5.5 साल से ज़्यादा हो गया। ब्रेक थ्रू ने मुझे 3 अतिरिक्त साल दिए थे।
मेरी स्पेशल एबिलिटीज़ भी अपग्रेड हुई। अब मैं छोटे जीवों के आसपास हवा को फ्रीज कर सकता था, एक स्पेशल बैरियर। ये कमज़ोर था और मेरी एनर्जी तेज़ी से ख़त्म करता था, लेकिन शिकार के लिए ये बेसिकली चीटिंग था। मैं 5 मिनट के लिए जंगल में रैम्पेज पर चला गया। खरगोश, तीतर, कुछ भी बच नहीं सकता था। मैं उन्हें जगह पर फ्रीज कर देता और अपनी कुल्हाड़ी के पीछे से उन्हें बेहोश कर देता। जब मैं 3 खरगोश और 2 तीतर लेकर लड़कियों के पास वापस आया, उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं अब भी सुपरमार्केट से लौटा हूँ। मैंने कंधे उचकाए और कहा, मुझे किस्मत मिली। मैंने सब कुछ, पत्ते, जानवर, सब अपने हाथ के इशारे से ट्राइब वेयरहाउस में स्टोर कर दिया। हम कैंप की तरफ वापस बढ़े। सब बहुत अच्छे मूड में थे। फिर मेरा पैनल खून जैसा लाल चमकने लगा। ट्राइब चैट में इमरजेंसी मैसेजेस। ली मिंगटिंग मदद के लिए चिल्ला रही थी। एक मॉन्स्टर कैंप में आ गया था। जब मैं दूर था, कैंप में लड़कियां मेहनत कर रही थीं। मछली और वाटर की खबर ने सबका मनोबल बढ़ा दिया था। उन्हें झाड़ियों में एक लकड़ी का ट्रेजर चेस्ट भी मिला। लेकिन जब शू आई ने उन्हें कहा कि उसे मेरे लिए बचा कर रखें ताकि मैं खोलूं, कहा कि मेरी लक मदद करेगी, फिर सब कुछ गलत हो गया। ली मिंगटिंग के इमरजेंसी मैसेजेस ट्राइब चैट में आ गए। 3 गोब्लिन्स, बदसूरत हरे जीव लगभग 4 फुट लंबे लकड़ी के डंडों के साथ कैंप के पश्चिमी हिस्से पर हमला कर चुके थे। ली मिंगटिंग ने एक को टहनी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी कलाई पर चोट लगी। जब शुआई पहले वहां पहुंची, वो दौड़कर अंदर गई और एक पत्थर की पिकैक्स सीधे गोब्लिन की खोपड़ी के पीछे गाड़ दी। हरा खून हर जगह। उस एक किल ने सबका डर तोड़ दिया। लड़कियां दूसरे गोब्लिन पर डंडों और पत्थरों के साथ टूट पड़ी और उसे मार डाला। तीसरा गोब्लिन घबरा गया और भाग गया। वह तेज था, इतना तेज कि कोई भी जंगल में उसका पीछा नहीं कर सकता था। जब शू आई ने कोशिश की, लेकिन पकड़ नहीं पाई। ली मिंगटिंग पीली पड़ गई, डर गई कि वह और लेकर वापस आएगा। गोब्लिन जंगल के किनारे पर रुककर मुड़ा और अपने बदसूरत पीले दांतों से उन पर हंसा। तभी वह सीधे मेरे स्पेशल बैरियर में घुस गया। उसकी नाक अदृश्य दीवार से ऐसे चिपट गई जैसे मक्खी कांच से टकराती है। वह पीछे लड़खड़ा गया। खून बह रहा था और उलझन में था, खाली हवा को घूर रहा था। मैं झाड़ियों से शांतिपूर्वक बाहर आया, हाथ में पत्थर की कुल्हाड़ी। सन बियाओ और झांग वेन जिंग मेरे पीछे हमारा सामान उठाए हुए। लड़कियां मुझे देखकर लगभग रो पड़ी। गोब्लिन ने फिर भागने की कोशिश की। मैंने हाथ उठाया और स्पेशल कन्फाइनमेंट यूज किया। वह मेरे लिए पूरी तरह लॉक करने के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने उसे गिरा दिया। वह जमीन पर गिरा और चिल्ला भी नहीं पाया। मैं उसके पास गया, नीचे देखा, बस एक अनरैंक्ड गोब्लिन, कुछ खास नहीं, और अपनी कुल्हाड़ी एक बार घुमाई, उसका सिर उड़ गया। हरा खून हवा में छिड़का, एक बूंद भी मुझ पर नहीं लगी। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। मैंने सबको गोब्लिन के शरीरों की तलाशी लेने को कहा। जब शू आई ने उस वाले को तोड़ा जिसे उसने मारा था, उसे 2 लो क्वालिटी हड्डियां मिली। मैंने उस गोब्लिन लीडर को छुआ जिसका मैंने सिर काटा था, और मुझे एक फाइन बोन और एक ट्रेजर चेस्ट मिला। लड़कियों ने शिकायत की कि यह ठीक नहीं है। मैंने उन्हें कहा यह बस अच्छी किस्मत है, या शायद क्योंकि मैं गोरा हूँ। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। हम रात होने पर कैंप वापस लौटे। बोनफायर्स जलाए गए और लड़कियां खाना तैयार करने में लग गई। मैंने उन्हें कम आंका था। ये नर्सिंग स्टूडेंट्स गोब्लिन लाशों पर चिल्लाने से मिनटों में एक्सपर्टली मछली साफ करने और खरगोश की खाल उतारने तक पहुंच गई। ली मिंगटिंग एक चट्टान पर खड़ी होकर सर्जन की तरह आदेश दे रही थी, गॉल ब्लैडर मत तोड़ो, आंतों को चारे के लिए बचाओ, फर को ध्यान से छीलो। सन बियाओ का टेलरिंग ग्रुप बेलों के साथ केले के पत्तों को स्कर्ट में बुन रहा था, लेकिन क्योंकि अभी तक किसी ने कपड़े नहीं बदले थे, कैंप अभी भी लड़कियों से भरा था, छोटे लिनन टॉप्स में, और कुछ नहीं, झुकती, बैठती और हर जगह खिंचती हुई। मैं एक ऊंची चट्टान पर बैठा, अपना वाटर पिया और चुपचाप सर्वाइवल गेम के डिजाइन चॉइसेस की सराहना की। जब शिहुआ रिपोर्ट देने आई, उन्होंने 320 यूनिट लकड़ी, 150 पत्थर, 400 घास इकट्ठा किए थे। मेरे फूड और वाटर के साथ हमारे पास 2 दिनों के लिए काफी था। फिर उसने ट्रेजर चेस्ट्स के बारे में पूछा, वह जो लड़कियों ने जंगल में पाया था और वह जो गोब्लिन से मिला था। उन्हें खोलने से पहले मैंने चुपके से अपनी रिप्लिकेशन टैलेंट दोनों पर यूज की। मुझे सिर्फ 12 घंटे लाइफ स्पैन की कीमत लगी हर एक के लिए। फ्रूट के मुकाबले कुछ भी नहीं। कोई असेंशन ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन अब मेरे पास 2 की जगह 4 चेस्ट थे। मैंने चारों बाहर निकाले और लड़कियों को बताया कि ये सब मेरी ट्रिप के दौरान मिले थे। उन्होंने मान लिया, बस इसे मेरी लक मान लिया। मैंने 4 लड़कियों को उन्हें खोलने दिया। सन बेजियो को ब्रेड और पानी मिला, बेसिक लेकिन काम का। लिमंटिंग को स्टोन एक्स ब्लूप्रिंट और हीलिंग हर्ब्स मिले। जब शिहुआ के चेस्ट में अंडरवियर सेट्स और सैनिटरी पैड्स थे, तो लड़कियां इतनी जोर से चिल्लाईं जितना गोब्लिन्स के अटैक के समय नहीं चिल्लाई थी। उनके लिए ये चीजें यहाँ सोने से भी ज्यादा कीमती थी। जांग वेनजिंग ने आखिरी चेस्ट खोला। अंदर सिर्फ एक आइटम था, एक शीप स्किन स्क्रोल, एक ब्लूप्रिंट। जांग वेनजिंग ने स्क्रोल खोला, एक वुडन फेंस ब्लूप्रिंट। ये लेवल 1 से नीचे के क्रीचर्स को रोक सकता था और इसे क्लाइंब या बर्न नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल वही जिसकी हमें जरूरत थी। मैंने इसे बाद के लिए स्टोर कर दिया, क्योंकि हमारे पास
पास अभी पर्याप्त लकड़ी नहीं थी। फिर मैंने सबको खाने को कहा। वह रात कुछ अलग ही थी। 3 बोनफायर्स जल रहे थे, ग्रिल्ड फिश सिजल कर रही थी, रैबिट रोस्ट हो रहा था, होल व्हीट ब्रेड और बेरीज साइड में थे। लड़कियां ऐसे खा रही थीं जैसे हैमस्टर्स हों। जब चूहा ने मुझे खाना ऑफर किया, लेकिन मैं पहले ही सीक्रेटली एक वर्मिलियन फ्रूट खा चुका था। मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। मैं बस अपनी चट्टान पर बैठा रहा और देखता रहा। किसी ने रीजनल चैट चैनल खोला और वहां पूरा मिजरी था। लोग बिना फायर के रॉ स्टिक्स रगड़ रहे थे। ट्राइब्स पेड़ की छाल चबा रहे थे। एक आदमी लगभग मड पडल चाटने वाला था। एक ट्राइब ने 3 लोगों को वुल्फ्स से खो दिया था। एक ट्राइब लीडर सभी पानी अपने लिए जमा कर रहा था। लड़कियों ने अपने रोस्टेड मीट को देखा, फिर मुझे देखा और मैं उनके चेहरे पर देख सकता था। उन्हें समझ आ गया था कि उनके पास कितना अच्छा है। सन बेजियाओ अपनी आदत के अनुसार उसने रीजनल चैट में हमारे ग्रिल्ड फिश और ब्रेड और बेरी डेजर्ट के बारे में ब्रैग किया। चैनल जेलसी से एक्सप्लोड हो गया। फिर रात आई और तापमान तेजी से गिर गया। लड़कियां कांपने लगी। बनाना लीव्स और थिन क्लॉथ ठंड के सामने बेकार थे। पूरे शरीर में गूस बम्प्स थे। चेहरे पीले पड़ रहे थे। सब एक दूसरे से चिपकने लगे। मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। मेरा टियर 1 बॉडी इसे हल्की हवा की तरह हैंडल कर रहा था। लेकिन ये लड़कियां मेरी लेबर फोर्स थी। अगर ये आज बीमार हो जाती तो कल की प्रोडक्टिविटी क्रैश हो जाती। मैंने अपनी स्पेस चेक की। अपग्रेडेड चेस्ट से मिले ब्लैंकेट्स और डाउन जैकेट्स। उन्हें फिर से बनाना अब सिर्फ 4 घंटे की लाइफ स्पैन कॉस्ट करता था हर एक के लिए, पूरे दिन की जगह। मेरा लेवल अप ने कॉस्ट कम कर दिया था। मैंने 10 ब्लैंकेट्स और 10 जैकेट्स कॉपी किए। इस प्रोसेस के दौरान एक जैकेट ने असेंशन इफेक्ट ट्रिगर किया और फ्रॉस्ट वॉचर कोट बन गया, जो -50 से नीचे कोल्ड इम्यून था। वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, अच्छा बोनस। मैंने वो अपने पास रख लिया। मैं खड़ा हुआ और फायर के पास ब्लैंकेट्स का पहाड़ फेंक दिया। लड़कियां पागल हो गई, रोते हुए, चिल्लाते हुए, ब्लैंकेट्स को गले लगाते हुए। किसी ने चिल्लाकर कहा कि वह मेरे बच्चे चाहती है। किसी और ने कहा कि वह मुझे रात में गर्म रखना चाहती है। मैंने सब इग्नोर किया। मैंने 8 डाउन जैकेट्स निकाले और नाइट वॉच सिस्टम सेट किया। 4 डायरेक्शंस, हर शिफ्ट में 2 लोग, पूरी रात रोटेशन। जैकेट्स उनकी यूनिफॉर्म्स थे। जब उनकी शिफ्ट खत्म होती, वे जैकेट अगले पेयर को दे देती। मैंने 3 लोगों को गार्ड ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया। जंग वेंजिंग हीलर को नींद चाहिए थी। ली मंटिंग शेफ को एनर्जी चाहिए थी और वेंशु हुआ कोऑर्डिनेटर को दिमाग शार्प रखना था। किसी ने विरोध नहीं किया। 10 मिनट के अंदर कैंप एक मैसी रेफ्यूजी सीन से एक ऑर्गेनाइज्ड बेस बन गया। लड़कियां ब्लैंकेट्स में बेड्स बना रही थी और बाकी जैकेट्स पहनकर पेरीमीटर पेट्रोल कर रही थी। फिर मेरा सिस्टम पैनल कुछ नए के साथ रिफ्रेश हुआ। मैं मुस्कुराया। अभी मत सोना, मैंने कहा। मेरे पास गुड न्यूज है। गुड न्यूज सिंपल था। हमारे पास अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज थे। दिन भर लड़कियां जो इकट्ठा कर रही थीं, मैंने सीक्रेटली डुप्लीकेटेड सप्लाईज को लीडर ओनली ट्रेडिंग मार्केट में ट्रेड किया था। उनके साथ मिलाकर हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। 1000 वुड, 500 स्टोन, 500 थैच। मैंने टूटे हुए स्ट्रो हट की तरफ इशारा किया और सबको कहा कि वे आज रात उस डॉग हाउस में नहीं सोएंगी। वे कंफ्यूज नहीं, उनको नेटिव कैलिफोर्स थी और कहाँ सोएंगे। मैंने उंगलियां चटकाई। टोटम पोल से व्हाइट लाइट एक्सप्लोड हो गई, दिन की तरह ब्राइट। जमीन हिल गई। छोटा ग्रास फेंस खुद फैलने लगा। कैंप को 100 मीटर तक डबल कर दिया। पुराना स्ट्रो हट डिसइंटीग्रेट हो गया और थिक लॉग्स कहीं से अपीयर हुए। सेकंड्स में लॉक हो गए। 3 सेकंड्स बाद सेंटर में एक मैसिव वुडन लॉन्ग हाउस खड़ा था। मजबूत दीवारें, रेन प्रूफ रूफ, प्रॉपर डोर, वेंटिलेशन विंडोज। एक स्टोन फायर पिट पुराने कैंप फायर की जगह आ गया, तेज और स्टेडी जलता हुआ। एक नोटिस बोर्ड पॉपअप हुआ लेबल्ड होप गजेट और कोने में टॉयलेट्स, सिंपल लकड़ी वाले। लेकिन पूरे दिन बुशेस में अजीब तरह से जाने के बाद लड़कियां लगभग रो पड़ी। कुछ सेकंड तक कोई नहीं हिला। फिर वे लॉन्ग हाउस पर ऐसे टूट पड़ी जैसे ब्लैक फ्राइडे पर शॉपिंग मॉल हो, दीवारें छूते हुए, चीखते हुए, रोते हुए। फिर सिस्टम अनाउंसमेंट हिट हुआ। हम लेवल 2 शेल्टर तक पहुंचने पर वर्ल्ड में 9वें रैंक पर थे और हमारे रीजन में पहले। रिवॉर्ड, एक ब्रॉन्ज ट्रेजर चेस्ट। लड़कियां पूरी तरह पागल हो गईं। पहले दिन वर्ल्ड में 9वां। वे मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे मैं कोई देवता हूं। सबने मेरी फेक लक टैलेंट को इसका क्रेडिट दे दिया। मैंने उन्हें सही नहीं किया। 9वां बुरा नहीं था। अरबों प्लेयर्स के साथ आगे कुछ मॉन्स्टर्स तो होंगे ही, लेकिन पहले दिन टॉप 10 मैं ले लूंगा। एक ब्रॉन्ज चेस्ट मेरे पैरों के पास मटेरियलाइजर हुआ, पुराने लकड़ी के बॉक्स से कहीं ज्यादा अच्छा, मेटल का, उकेरे हुए पैटर्न के साथ हल्का सा चमकता हुआ। लड़कियां उसके चारों ओर घिर गईं, मुश्किल से सांस लेते हुए। मैं नीचे झुका और लॉक पकड़ा। मेरी उंगलियों ने ब्रॉन्ज लॉक को छुआ और मेरे सिस्टम ने पूछा कि क्या मैं चेस्ट को रेप्लिकेट करना चाहता हूं। कॉस्ट 3 साल की लाइफ स्पैन। 3 साल, ये मेरे बचे हुए का आधे से भी ज्यादा था। लेकिन मैंने सोचा
अगर मैं कमज़ोर होकर मर गया तो लाइफ स्पैन बचाने का क्या मतलब है? इस गेम में सावधानी से खेलना मतलब धीरे धीरे मरना है। मुझे अब भी पावर चाहिए थी। मैं पूरी तरह गया। रिप्लिकेट। ड्रेन मुझे जोर से लगा, जैसे मेरी आत्मा का हिस्सा खींचा जा रहा हो। मेरे पैर लगभग गिर गए, लेकिन फिर मेरी प्राइवेट स्पेस में सिल्वर व्हाइट लाइट फट गई। एसेंशन टैलेंट फिर से ट्रिगर हुआ। कॉपी ब्रॉन्ज से सीधे सिल्वर में कूद गई। एक ऐसा टीयर जो इस स्टेज पर होना ही नहीं चाहिए था। मैंने अपना चेहरा स्थिर रखा और सबके सामने ओरिजिनल ब्रॉन्ज चेस्ट खोला। रिवॉर्ड्स पहले से ही जबरदस्त थे। 30 होली लाइफ फ्रूट्स, म्यूटेंट राइस सीड्स, नहाने के लिए वार्म स्प्रिट पूल, एक बड़ा सॉफ्ट बेड जो सोते समय हील करता है, और एक हिडन गार्डन जिसमें स्पेस फोल्डिंग टेक जो फसल को 1000 गुना तेजी से उगाता है। लड़कियां पूरी तरह पागल हो गईं। बाथ और बेड पर सबसे ज्यादा चीखें आई। मैंने स्प्रिट पूल लॉन्ग हाउस के अंदर रख दिया। गर्म जेड, भाप उठता पानी, फूलों जैसी खुशबू। बेड पीछे स्क्रीन के पीछे चला गया। गार्डन पीछे के हिस्से में चला गया, सीड्स के साथ फेंग शिहुआ को मैनेज करने के लिए। फिर लड़कियां मेरे सामने ही कपड़े उतारकर पूल में कूदने लगी। मैंने उन्हें लाइन में लगाकर बारी से जाने के लिए चिल्लाया। वे बस हंस दी और मुझे साथ आने को बुलाया। मैं अपने प्राइवेट रूम में वापस चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। आखिरकार अकेला। मैं सॉफ्ट बेड पर बैठा और अपने स्पेस में सिल्वर चेस्ट खोला। सिस्टम ग्लिच हो गया। एरर मैसेजेस, वार्निंग्स कि सिल्वर आइटम स्टेज 1 में अलाउड नहीं है। एक बग, लेकिन उसने फिर भी चेस्ट खोल दिया। 2 आइटम बाहर तैर कर आए। एक तलवार, खून जैसी लाल ब्लेड, हैंडल पर दिल के आकार का पैटर्न, DTS ऑफ लाइफ ब्लेड, ग्रोथ टाइप वेपन जो मेरे साथ लेवल अप होता है। इसकी स्पेशल एबिलिटी, जब भी मैं खुद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ मारता हूँ, मैं उसकी बची हुई लाइफ स्पैन का एक हिस्सा चुरा लेता हूँ और अपने में जोड़ लेता हूँ। काफी मारो, हमेशा जियो। मेरा हाथ कांप गया। ये मेरे लिए बना था। मेरी पूरी प्रॉब्लम टैलेंट इस्तेमाल करने के लिए लाइफ स्पैन जलाना हल हो गई थी। जब तक मैं लड़ता रहूंगा खत्म नहीं होगा। दूसरा आइटम एक छोटा काला टॉवर था, द स्काई कनेक्टिंग टॉवर। ये मुझे कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता था जहां मैं पहले जा चुका हूँ। दूर या टेरेन को इग्नोर करते हुए। कॉस्ट, ट्रेवल दूरी के हिसाब से लाइफ स्पैन। एक आइटम लाइफ स्पैन कमाता है, दूसरा खर्च करता है। परफेक्ट लूप। जब बाकी प्लेयर्स कुछ किलोमीटर चलने में फंसे थे, मैं पूरे मैप पर उड़ सकता था। ये शायद टॉप टियर प्लेयर्स के लिए आइटम थे और मैंने सिस्टम बग से चुरा लिए थे। मैंने दोनों को अपने स्पेस में एब्जॉर्ब किया। बेड पर पीछे झुक गया और पूरे दिन में पहली बार अपने हर मसल को रिलैक्स होने दिया। फिर किसी ने मेरे दरवाजे पर नॉक किया। 3 सॉफ्ट नॉक, सन बी याओ की आवाज, मीठी और टीजिंग, मेरे बड़े सॉफ्ट बेड के बारे में पूछते हुए। मैं नहीं झूठ बोलूंगा, मेरी बेसिक नीड्स पूरी थी। खाना, शेल्टर, हथियार, फ्यूचर का प्लान। जैसे ही सर्वाइवल प्रेशर कम हुआ, बाकी इंस्टिंक्ट्स एक्टिव हो गए। मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, एक हेल्दी बॉडी के साथ जो अभी टियर 1 में ब्रेक हुई है। मैं मोंक की तरह वाइल्डरनेस में नहीं रहने वाला था। मैंने कहा, दरवाजा लॉक नहीं है। वह अंदर फिसल गई। अभी अभी स्प्रिट पूल से नहाकर आई हुई, स्किन पिंक चमकती हुई, फूलों जैसी खुशबू। उसने समय बर्बाद नहीं किया, सीधे आकर मेरी गोद में बैठ गई। हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर और पैर मेरी कमर के चारों ओर लपेट लिए। बोल्ड होना उसे पूरा भी नहीं बताता था। मेरा शरीर रिएक्ट कर गया। उसने देखा और मुस्कुरा दी। फिर 3 और नॉक, इस बार ज्यादा सॉफ्ट। ली मिंटिंग की आवाज। उसने मेरे लिए सूप बनाया था। दरवाजा लॉक नहीं है। वह झांकी, स्टोन बाउल पकड़े हुए, सिर से पैर तक बनाना लीफ में लिपटी हुई जैसे राइस डम्पलिंग। फिर उसने सन बियो को मेरी गोद में चिपके देखा और पूरी तरह रुक गई। उसका चेहरा लाल हो गया और वह पीछे हटने लगी, हकलाते हुए, माफी मांगते हुए। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, मैंने कहा। सन बियो ने मेरे कान में फुसफुसाया कि ली मिंटिंग को मुझसे स्कूल के पी क्लास में बास्केटबॉल खेलते हुए देखकर से ही सीक्रेट क्रश था। ली मिंटिंग शर्म से लगभग फट पड़ी और चिल्लाई कि यह बकवास है। मैंने ली मिंटिंग से कहा, अंदर आ जाओ, इससे पहले कि सूप ठंडा हो जाए। उसने अपने होंठ काटे, हिचकिचाई और अंदर कदम रखा। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। बाहर बाकी लड़कियां बिल्लियों के झुंड की तरह इकट्ठा हो गई थी, अपने कान दरवाजे पर चिपकाकर, दरारों से झांकते हुए। जो कुछ भी वे सुन सकती थी उसके बारे में फुसफुसाते और हंसते हुए। वे जेलस नहीं थी, वे एंटरटेन्ड थी, मेरी स्टेमिना पर बेट्स लगाते हुए और ट्राइब के फ्यूचर को मेरी वेस्टलाइन पर डिपेंड होने पर जोक्स कर रही थी। इस ब्रूटल सर्वाइवल वर्ल्ड में वह अजीब, वार्म, क्योटिक रात हम में से किसी के लिए भी कभी नहीं भूलने वाली बन गई। वुडन फेंस खड़ा हो गया था और चल रहा था। स्पाइक्स, डिटरेंट फील्ड, इम्पॉसिबल टू क्लाइम या बर्न। 8 लड़कियां नाइट वॉच पर अपने वार्म जैकेट्स में पेट्रोल कर रही थी, ज्यादा आराम में दिख रही थी। मेरे रूम के अंदर मैं सॉफ्ट बेड पर लेटा हुआ अपनी लाइफ स्पैन देख रहा था, 4 ईयर्स और 28 डेज। रात की एक्टिविटीज ने मुझे कोई डेंजरस कॉस्ट नहीं दिया था, लेकिन मैंने अपनी हिडन एबिलिटीज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सीख लिया था। सन बी याओ अपने सारे बोल्ड टॉक के बावजूद पूरी तरह बिगिनर निकली, नर्वस, स्टिफ, हर टच पर स्क्वील करती हुई। लिमिटिंग एक्चुअली ज्यादा काम थी। मैंने साइलेंटली सन बी याओ का नाम बदल दिया। टॉक्स बिग, फाइट स्मॉल। मैं इन विमेन के पीछे नहीं भागता था, मैं भीख नहीं मांगता था। मैं बस इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि वे खुद मेरे पास आ गई। यही तरीका है, अपने विंग्स दिखाओ और बटरफ्लाइज आ जाती है। अब बिजनेस। मेरे पास 30 होली लाइट फ्रूट्स और 2 क्रिम्सन फ्रूट्स बचे थे। होली लाइट वाले जेंटल थे, स्ट्रेंथ धीरे बिल्ड करने के लिए अच्छे। क्रिम्सन वाले इंटेंसिव थे, वे लिमिट्स तोड़ देते हैं। मैंने उन्हें सब रेप्लिकेट किया। 30 होली लाइट फ्रूट्स कॉस्ट 300 डेज, 2 क्रिम्सन फ्रूट्स कॉस्ट 30 डेज।
कुल 330 डेज, लगभग एक पूरा साल मेरी लाइफ एक सेकंड में चला गया। ड्रेन ने मुझे लगभग हॉलो कर दिया। मेरी लाइफ स्पैन गिरकर 3 ईयर्स, 6 मंथ्स और 28 डेज रह गई। लेकिन अब मेरे पास 60 होली लाइट फ्रूट्स और 4 क्रिम्सन फ्रूट्स थे। इस बार कोई असेंशन ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन क्वांटिटी अपने आप में वर्थ इट थी। मैंने एक होली लाइट फ्रूट खाया, मीठा, जेंटल। मेरी फैटिग हील हो गई, लेकिन पावर ग्रोथ के लिए बहुत स्लो था और मैं दिन में इतने ही खा सकता था, वरना एनर्जी ओवरफ्लो होकर बॉडी को डैमेज कर देती। मेरे पास अकेले इस्तेमाल करने के लिए जरूरत से बहुत ज्यादा था, तो मैंने डिसीजन लिया लड़कियों में इन्वेस्ट करना। अगर मैं उन्हें फ्रूट्स देकर टियर 1 फाइटर्स में ट्रेन कर दूं, तो मेरे पास वॉरियर हीलर्स की एक स्क्वाड होगी जो फाइट, सपोर्ट और रिसोर्सेज गैदर कर सकती है। अकेला वुल्फ मर जाता है, झुंड सर्वाइव करता है। उन्हें स्ट्रेंथ दो, वे ज्यादा मेहनत करेंगी, मॉन्स्टर्स मारेंगी, लूट लाएंगी, सबको फायदा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने अपने सप्लाईज के माउंटेन को देखा, कंट्रोल का डीप सेंस महसूस किया और आखिरकार खुद को स्लीप करने दिया। सॉफ्ट बेड, वार्म बॉडी मेरे पास, डिवाइन वेपन्स मेरे स्पेस में। इस एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में यह लग्जरी था। फिर डॉन पर चीखों ने साइलेंस तोड़ दी। मैं चीखों पर उठा, मेरा दिल लगभग रुक गया। मैं बहुत गहरी नींद में सो गया था। सॉफ्ट बेड, वार्मथ, कंफर्ट, सब कुछ के बाद सर्वाइवल वर्ल्ड में ऐसी केयरलेसनेस तुम्हें मार सकती थी। मैं घर से बाहर कूद कर निकला और फ्रीज हो गया। एक जायंट लिजर्ड, 10 मीटर से ज्यादा लंबा, 2 मीटर ऊंचा, डार्क ब्लू ग्रीन स्केल्स से ढका हुआ, कैंप के बीच खड़ा था। उसके जबड़ों से खून टपक रहा था। वह हड्डियां चबा रहा था। लड़कियां भाग रही थी, रो रही थी, मेरा नाम चिल्ला रही थी। कुछ ब्रेव वंस स्टोन पिकैक्सिस से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। लिजर्ड ने एक बार अपनी टेल घुमाई और उन्हें डॉल्स की तरह उड़ा दिया। मैंने हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी। बॉडी जमीन पर गिरी और हिली नहीं, हर जगह खून था। मैं चिल्लाया और अपने सोर्ड के लिए बुलाया। कुछ नहीं हुआ। टीयर्स ऑफ लाइफ ब्लेड रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। स्काई टावर साइलेंट। मैंने स्पेस शॉक रेप्लिकेशन ट्राई किया, कुछ काम नहीं किया। मेरी सारी एबिलिटीज गायब थी, सील्ड। मैं बस एक नॉर्मल इंसान रह गया था। फिर चूयुए अचानक कहीं से आई और मुझे लिजर्ड के पास से धक्का दे दिया। उसने चिल्लाकर कहा, सबको सर्वाइव करने के लिए लीड करो। लिजर्ड के जोज उसके ऊपर बंद हो गए। उसने चीखा भी नहीं। उसका आधा बॉडी मिट्टी में गिर गया। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं। मेरे अंदर कुछ टूट गया। सनबिया और ली मिंटिंग घर से बाहर भागी, मुझे भागने के लिए भीख मांगते हुए। बाकी लड़कियां डर से कांपती हुई, रोती हुई जाने से मना कर रही थी। वे मेरे साथ खड़ी हो गई, रॉक्स और स्टिक्स लेकर। मुझे कह रही थी कि मैं भाग जाऊं, जबकि वे उसे रोक लेंगी। मैंने उन्हें रास्ते से हटने को कहा। मैं विमेन को मेरे लिए मरने नहीं दूंगा। मैंने अपने स्पेस से फ्रूट्स की मुट्ठियां भर ली, होली लाइट, क्रिम्सन, सब कुछ, और उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया। एनर्जी मेरे अंदर एक्सप्लोड हो गई। मेरी मेरिडियंस टूट गई। खून मेरी आंखों, नाक, कानों से बहने लगा। मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं अपने बेयर बॉडी से लिजर्ड पर चार्ज कर गया। मेरा राइट आर्म इंपैक्ट पर टूट गया। मैं रैग डॉल की तरह फेंका गया, उठ गया, फिर से चार्ज किया, फिर से फेंका गया, फिर से उठ गया। लड़कियां नहीं भाग रही थी। वे लगातार पत्थर फेंकती रही, रोती रही, उसे ध्यान भटकाने की कोशिश करती रही। एक लड़की पूरी तरह निगल ली गई। उसके आखिरी शब्द मुझे भागने के लिए कह रहे थे। मैं टूट रहा था। मेरे मुंह में खून का झाग था। नजर लाल हो रही थी। फिर लगभग मौत के कुचल देने वाले दबाव के नीचे बहुत छोटी सी स्पेशल ऊर्जा की झिलमिलाहट मेरी उंगलियों के सिरों पर इकट्ठा हुई। मैंने जो भी बचा था सब एक ही अटैक में डाल दिया। एक छोटी पारदर्शी तलवार। उसने लिजर्ड की पलक को काटा, हड्डी तक चीर दिया। लिजर्ड बेकाबू हो गया। वह एक धुंध बन गया, कुछ मुझ पर ट्रेन की तरह लगा। फिर उसकी पूंछ ने मेरी छाती को साफ छेद दिया। मैं हवा में लटक गया, नीचे देख रहा था उस छेद को जहाँ मेरा दिल होना चाहिए था। अजीब तरह से कोई दर्द नहीं था, सिर्फ ठंड। उसने मुझे कचरे की तरफ फेंक दिया और सनबियाऊ और ली मिंटिंग की तरफ मुड़ गया। नहीं, वो नहीं। मैंने अपनी उंगलियां मिट्टी में गड़ा दी। मैंने अपनी जीभ को जितना जोर से हो सके काटा। दर्द ने मेरे दिमाग में कुछ चीज को चीर दिया, एक बैरियर जो मुझे पता भी नहीं था कि वहां है। और आखिरकार तलवार ने जवाब दिया। मेरे हाथ में खून जैसी लाल रोशनी इकट्ठा हुई। टीयर्स ऑफ लाइफ ब्लेड जीवित हो उठा। मैंने अपनी आखिरी सांस के साथ ऊपर देखा। तुम मर जाओ कमीने, मैंने शपथ ली। तलवार की ऊर्जा की एक लहर हवा को चीरती हुई गई, स्पेस को हिला दिया और सीधे उस मॉन्स्टर के सिर की तरफ। मैं चीखते हुए जागा, हवा में मुक्के मारते हुए। मेरी छाती ठीक थी, कोई छेद नहीं, कोई लिजर्ड नहीं, सिर्फ एक सपना, लेकिन इतना असली कि अब भी मुझे उसकी पूंछ अपने अंदर जाते हुए महसूस हो रही थी। मैंने अपने हथियार चेक किए। टीयर्स ऑफ लाइफ ब्लेड वहां था, स्काई टॉवर वहां था, सब काम कर रहा था, बस एक सपना। मेरा दिल अब भी तेज धड़क रहा था जब कैंप में एक असली चीख गूंज गई। मैं तलवार उठाकर दरवाजा तोड़कर बाहर निकला, युद्ध के लिए तैयार। कोई विशाल लिजर्ड नहीं, सिर्फ एक लड़की हेयुशुआ, कीचड़ से सनी हुई, जो कैंप में बड़े आकार के चूहों के झुंड से पीछा खा रही थी। बड़े ग्रे बैम्बू राइट्स, खरगोश जितने बड़े, बड़े आगे के दांतों के साथ। एक उसके पीछे चिपका हुआ था और छोड़ नहीं रहा था। मैं वहां तलवार उठाए खड़ा रह गया, खुद को बेवकूफ महसूस करते हुए। पता चला हेयुशुआ ने दक्षिण में एक बैम्बू जंगल पाया था और बैम्बू चूहों के बच्चों का घोंसला खोद लिया था। ली मिंटिंग, जो अभी भी कल रात से आधी नींद में थी, एक नजर देखकर बोली कि ये बहुत अच्छा ब्रेस्ड मीट बनेगा, तो हेयुशुआ पूरा घोंसला ले आई। समस्या ये थी कि वयस्क चूहों में ब्रोइंग क्षमता थी। वे सीधे हमारे फेंस के नीचे से सुरंग बनाकर कैंप में घुस आए अपने बच्चों को बचाने के लिए। मैंने उन्हें बेलों से लगभग 2 मिनट में बांध दिया। टीयर 1 स्ट्रेंथ बना म्यूटेंट राइट्स। कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी। फिर लड़कियां फुसफुसाने लगीं कि मेरी गांठ बांधने की तकनीक अजीब तरह से किसी फैंसी बॉन्डेज स्टाइल जैसी लग रही है। मैंने कहा, यह फिजिक्स है। वे आश्वस्त नहीं दिखी। हेयुशुआ का बट वाउंड मामूली था, सिर्फ स्किन टूटी थी। मैंने पूछा, क्या चूहों को पालतू बनाया जा सकता है? वह चमक उठी और बोली, बिल्कुल। अपनी
बेस्ड टाइमर स्किल और कुछ दिनों की भूख के साथ उन्हें आज्ञाकारी बनाया जा सकता है और वे जल्दी प्रजनन करते हैं। एक सही फार्म हमें अनलिमिटेड मीट देगा, यही मुझे चाहिए था। शिकार अनिश्चित था, फार्मिंग सस्टेनेबल थी। मैंने उसे तुरंत ब्रीडिंग हेड नाम दे दिया। फिर दरवाजा फिर से जोर से खुला। एक पेट्रोल लड़की अंदर घुसी, चेहरा सफेद, एक जूता गायब, एक भालू, एक विशाल भालू हमारे नॉर्दर्न फेंस को तोड़ रहा है। अभी मुझे कल की नदी के पास वाले पंजों के निशान याद आए, 5 सेंटीमीटर गहरे, हर जगह क्लॉ मार्क्स। मैंने उम्मीद की थी कि वह बस गुजर रहा होगा, ऐसा नहीं था। लड़कियों की मुस्कान गायब हो गई। एक भालू चूहों या गोब्लिन्स से बिल्कुल अलग खतरा था। मैं खड़ा हुआ, टीयर्स ऑफ लाइफ ब्लेड समन किया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं उसे मारने जा रहा हूँ। फेंस लगभग टूट चुका था जब मैं वहां पहुंचा। ड्यूरेबिलिटी 500 में से 32 रह गई थी। 3 मीटर लंबा काला भालू स्टील जैसी सुई वाले बालों के साथ उसे तोड़ रहा था। मैंने उसका लेवल महसूस किया, मिड स्टेज 1, मुझसे ज्यादा मजबूत, लेकिन मेरे पास डिवाइन वेपन था और उसके पास नहीं। मैंने एक होली लाइट फ्रूट खाया, मेरी हालत पूरी तरह ठीक की और जैसे ही गेट गिरा मैं बाहर दौड़ पड़ा। भालू ने एक हाथ मेरे तरफ मारा जो पंखे जितना बड़ा था। मैंने एक छोटा स्पेशल फोल्ड यूज किया और आधा मीटर साइड में शिफ्ट हो गया। पंजा मेरे नाक से इंचों दूर निकल गया। मैंने उसकी आगे की टांग पर टीयर्स ऑफ लाइफ ब्लेड से वॉर किया। सीधा हड्डी तक कट गया जैसे त्वचा कागज हो। वह बेकाबू हो गया, पागलों की तरह घूमने लगा, लेकिन मैं उससे तेज था, हर अटैक के बीच ईल की तरह निकलता हुआ। कुछ ही सेकंड में भालू खून से लथपथ हो गया। वह डर गया और भागने की कोशिश की। मैंने उसे जाने दिया, फिर स्पेशल बैरियर बना दिया। वह पूरी स्पीड से अदृश्य दीवार से टकराया, जमीन पर गिरा और कीचड़ में फिसल गया। मैं फ्लैश में उसके पास पहुंचा, तलवार दोनों हाथों से पकड़ी और उसके सिर के पीछे से सीधे जमीन में घोंप दी। खत्म, 1 मिनट से कम में। लड़कियां चीखते हुए मेरी तारीफ कर रही थीं कि मैं कितना हैंडसम हूँ। मैं कूल बनने के लिए मुड़ा और देखा मेरी केले के पत्तों की स्कर्ट लड़ाई में फट चुकी थी। मैं पूरी तरह एक्सपोज्ड खड़ा था। चीखना बंद हो गया। हर एक नजर मेरी कमर पर थी। मैंने नीचे झुककर फटे पत्ते उठाए और जल्दी से बांध दी। लड़कियां जोर से हंस पड़ी और बहुत स्पेसिफिक कमेंट्री करने लगी जो उन्होंने अभी देखा था। मैंने किसी भी चीज को सुनने का नाटक किया। मैं भालू के शरीर के पास चला गया। सिस्टम ने मुझे 2 विकल्प दिए, मैनुअल बुचरिंग फॉर मैक्सिमम मीट या इंस्टेंट डिकम्पोजिशन विद ए चांस एट ए ट्रेजर चेस्ट। मैंने लड़कियों से पूछा कि वे क्या चाहती हैं। वे हैरान थीं कि मैंने पूछा भी। मुझे बताया कि मैं ही तय करूं क्योंकि मैंने उसे मारा था। मैंने डिकम्पोजिशन चुना। 5 यूनिट्स रिफाइंड भालू मीट, एक पूरा भालू स्किन और एक ब्लैक आयरन ट्रेजर चेस्ट मिला। लड़कियां चेस्ट को लेकर पागल हो गईं, लड़ते हुए कि कौन उसे खोलेगा। एक ने ऑफर किया कि वह आज रात मेरा बिस्तर गर्म करेगी। दूसरी ने कहा कि वह अपनी बेस्ट फ्रेंड को साथ लाएगी। मैंने सिर हिला दिया। मैंने चेस्ट उठाया और सभी को बताया कि हम रात के खाने में ब्रेस्ट भालू मीट खाएंगे। जहां तक चेस्ट की बात है, मैंने कहा कि बाद में मैं उन्हें एक मैजिक ट्रिक दिखाऊंगा। दोपहर तक फ्रेंड्स ठीक हो गया था। अब गर्मी थी, लगभग 30 डिग्री, तो लड़कियां केले के पत्तों के आउटफिट्स में थीं। दृश्य डिस्टर्बिंग था, लेकिन मुझे काम करना था। मैंने ब्लैक आयरन चेस्ट को रिप्लिकेट किया। मुझे कुछ लाइफ स्पैन की कीमत पड़ी और मैं 3 साल 5 महीने और 13 दिनों पर आ गया। लड़कियों ने 2 चेस्ट देखते ही फिर से पागलपन कर दिया, मेरी लक टैलेंट को क्रेडिट देते हुए। मैंने उन्हें ठीक नहीं किया। एक आदमी को मिस्ट्री चाहिए। मैंने सन बी जियाओ और ली मिंटिंग को उन्हें खोलने दिया। बाकी लड़कियां उन्हें चिढ़ा रही थीं कि वे मेरी फेवरेट हैं। सन बी जियाओ ने अपनी छाती फुला ली और सबको बताया कि अगर कोशिश करनी है तो दरवाजा बंद नहीं है। ली मिंटिंग शर्मा गई और नीचे जमीन को घूरने लगी। सन बी जियो के चेस्ट में विंटर क्लोथिंग सेट्स थे, थर्मल पैंट्स और मोटे बेडिंग के साथ। ली मिंटिंग के चेस्ट में एक स्पाइस पैक, 30 पाउंड आलू और स्प्रिट पोटैटो सीड्स थे। लड़कियां आलू और मसालों को लेकर भालू से भी ज्यादा जोर से चीखी थी। मैंने सब कुछ योगदान के हिसाब से बांटा। गर्म कपड़े टॉप परफॉर्मर्स को दिए गए। आलू और सीड्स सीधे वेंशुए को स्पिरिट गार्डन में लगाने के लिए दिए गए। फिर मैं गंभीर हो गया। मैंने 58 होली लाइट फ्रूट्स निकाले और उन्हें कारपेट पर ढेर कर दिया। लड़कियों से सीधा कहा, कमजोरी एक पाप है। मैं हर सेकंड सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आज का भालू यह साबित कर गया, उन्हें मजबूत होना पड़ेगा। ये चैरिटी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। मुझे फाइटर्स और वर्कर्स चाहिए, बेबस चीखने वाले नहीं। वे लाइन में लगी और खाने लगी। आधे घंटे के अंदर हर लड़की अर्ली स्टेज 1 में ब्रेक थ्रू कर गई। वे आधिकारिक रूप से अब असाधारण जीव बन गई थी। और जो मुझे सबसे ज्यादा हिला गया, उन्हें ब्रेक थ्रू के लिए सिर्फ एक फ्रूट चाहिए था। कुछ स्पेशल प्रोफेशन जैसे वेंशुए और ली मिंटिंग को तो सिर्फ आधे फ्रूट की एनर्जी चाहिए थी। मुझे ब्रेक थ्रू के लिए 3 क्रिम्सन फ्रूट्स चाहिए थे। 3